प्रश्नावली 3.3 में पहला हिसाब हो चुका है, इसी टाइप का है। चलो देखो दूसरा। देखो बोर्ड पर देखो, ये इक्वेशन है दूसरा। कहता है इसको हल करने के लिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस दो समीकरण को हल करके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना है। इसको अभी रहने दो, पहले इसको हल करो, तब क्या कहता है स्पष्ट होगा। ये समीकरण 1 हुआ, ये 2 हो गया। तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। लुप्तीकरण हुआ, प्रतिस्थापन हुआ, वज्र गुणन विधि हुआ। तो मान लो लुप्तीकरण से हल करें। लुप्तीकरण में समीकरण 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ। बात है बराबर है? समझा कैसे है बराबर? 1 में से 2 घटाएंगे तो देखो ये समीकरण 1 में 2x है, 2 में भी 2x है। तो 1 में से 2 घटाओगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो पर भी कटेगा। 2 में से 1 घटाओगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो पर भी कटेगा। तो कुछ भी लिख सकते हो, 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 1 हो गया तुमको 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा हो गया 2x घटाएंगे, घटाओ में चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस 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 2x माइनस 2x कटेगा, ये प्लस ये भी प्लस। 3 4 बराबर 11 24 35, इसलिए y बराबर 35/7 बराबर 5। अब y का मान किसी समीकरण 1 या 2 में रख दो। समीकरण 2 इतना है, y का मान 5 रखेंगे तो 2x माइनस 4 गुने 5 बराबर -2 और 2x माइनस 20 बराबर -24 और 2x बराबर -24 प्लस 20 बराबर -4। इसलिए x बराबर -4/2 बराबर -2। तो x बराबर कितना निकला? -2। y बराबर 5। अब देखो क्या कह रहा है। ये सब भूसकोल हिसाब है ना, जितना तो लोग बना लिए हो। तो y बराबर कह रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना है। एक अलग से दिया हुआ है y का मान। कहता है अगर y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए।
समझा? y का मान कितना निकला है? 5। m गुने x का मान -2 +3, तो m का निकल जाएगा 5 + 3 को इधर लो -3 बराबर ±-2m और 2 बराबर -2m और -2m बराबर 2, इसलिए m बराबर 2/-2 बराबर -1। m का मान -1 होगा, जिसके लिए ये समीकरण है। समझा? रावण आया जी। ये पूछता है, ये सब टाइप का पूछता है। उस समय तो दम नहीं रहा, इक्वेशन इतना ज्यादा बतला दिए हैं। आंसर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी 2 समस्या, यानी 2 प्रॉब्लम दिया है, इसे रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। समीकरण युग्म यानी एक द्वारा समीकरण बनेगा, रैखिक समीकरण उसे कहेंगे जिसका घात 1 हो, कहेंगे ना। तो पहला है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो ऐसे ही सोचो तो प्रश्न से 2 संख्याओं का अंतर 26। 2 संख्याओं का अंतर 26, इतना ही लिखा रहे तो इसका क्या मतलब हुआ? पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर। इसमें एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। अगर मान लो कोई, देखो ध्यान से सुनो, इसमें कहाँ हल्का सा मिस्टेक होगा, पूरा हिसाब गलत हो जाएगा। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसमें मान लो 26 के बदला मान लो हटाओ, छोटी संख्या लिखते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तब ना प्लस में आएगा। जैसे देखो, एक है 12 और एक है 7, 2 ठो संख्या है, दोनों का अंतर कितना है? मान लो 12 और 7 2 संख्या है, तो ऐसा नहीं है छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या घटाओ तो कितना? -5 हो गया। यहाँ दिया है 5 है, +5 है, इसका मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया गया है। 2 संख्या तो है, तो ऐसा नहीं जो छोटी में से बड़ी घटाएंगे तब माइनस में आ जाएगा, आएगा ना। तो मान लो एक संख्या, मान लो x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। x बड़ी है और y छोटी है, तब न x में से y घटेगा। माना कि बड़ी संख्या x है एवं छोटी संख्या y है, तो प्रश्न से 2 संख्याओं का अंतर बराबर 5, यानी x - y बराबर 5। ये लिखना होगा कौन बड़ी है कौन छोटी। मान लो कोई 2 संख्या मान लेंगे x y, दोनों का अंतर, तो किसका मतलब x - y बराबर 5 है कि y - x बराबर 5 है, ये कंफ्यूजन है ना। मान लो 2 संख्या है 12 और 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे तब 5 होगा कि 7 में से 12 घटाएंगे तब होगा? 12 में से 7 घटाएंगे, यानी बड़ी में से छोटी घटाएंगे। तो इस टाइप के हिसाब में बड़ी और छोटी संख्या मानना होगा जब ये अंतर होगा। अगर सिर्फ योगफल होगा तो छोटा में बड़ा जोड़ो या बड़ा में छोटा जोड़ो, बात होगा बराबर। तो अंतर वाली बात रहे तो 2 तरह की बात ध्यान में रखना, कौन छोटी कौन बड़ी। तो इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या अलग अलग मानना होगा, लिखना होगा। माना कि बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या y है, या माना कि बड़ी संख्या y है तो छोटी संख्या x है, ये बात लिखना होगा। इसको ध्यान में रखना। प्रश्न से 2 संख्याओं का अंतर 5 है, लिखेंगे माना कि 26 है
26 है। हाँ, दो संख्याओं का अंतर बराबर 26 प्रश्न से, तो माना कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या को y मान लो, y है। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या ऐसे लिखेंगे बराबर 26। बड़ी संख्या किसको माने हैं? x को, छोटी संख्या y को, तो x माइनस y बराबर 26। समीकरण 1 बन गया। तो इसके बाद कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये एक्स वाई में से एक ठो संख्या है जो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें बड़ी संख्या न होगा 3 गुनी, छोटी संख्या तो नहीं होगा 3 गुनी, नहीं माइनस में आ जाएगा। इसमें देखो प्रश्न के अनुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पुनः प्रश्न से देखो फिर प्रश्न से क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या में 3 गुनी होगा, छोटी तो नहीं होगा। तो प्रश्न से बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या का 3 गुना 3 गुनी होगा न ये। तो बड़ी संख्या किसको माने हैं? x को, छोटी संख्या का 3 गुनी, छोटी संख्या y है का 3 गुनी यानी गुना 3 होगा, इसीलिए x बराबर 3y। ये हो गया समीकरण 2 होगा ना। इसमें x माइनस y बराबर 26 है ना, तो x बराबर 26 माइनस y इधर चला जाएगा, इसको भी ठीक कर ही लेते हैं, 26 प्लस y। ये हो गया समीकरण 1, समझा। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों में x का मान है ना, 26 प्लस y बराबर 3y। ये हो गया 26 बराबर 3y माइनस y और 26 बराबर 2y, 2 नीचे आ जाएगा, यानी 2y बराबर 26, इसलिए y बराबर 26/2 बराबर 13। y का मान 13 आया ना, y बराबर 13। समीकरण 2 से, छोटी संख्या समीकरण 2 से x बराबर 3y है, हो गया 3, y का मान 13 39। तो y बराबर 13, x बराबर 39 निकला। तालमेल बैठाओ, आंसर सही है कि गलत। x है बड़ी संख्या, यानी कि ये हो, x को बड़ी संख्या माने थे, बोलो y को छोटी संख्या, y का मान 13, छोटी निकल गया ना। अब देखो तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 x है, यानी दोनों का अंतर x माइनस y कितना है, x है 39, y का मान 13, दोनों का अंतर 26 है ना। दूसरी संख्या
अधिक एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये संख्या जो है दूसरी संख्या y का 13 या 39 3 गुनी है। तो समझा नहीं इस हिसाब को? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण से दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है। हिसाब अधूरा लिखा है। देखो, दो संपूरक कोणों में एक कोण छोटा कोण बड़ा कोण से बड़ा कोण निकालो हिसाब, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो होगा, है ना? प्रश्न से दो संपूरक कोणों में पहला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है, यही न है? तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो माना कि पहला संपूरक कोण पहला संपूरक कोण अल्फा तथा दूसरा संपूरक कोण 180 माइनस अल्फा, या तो 180 डिग्री माइनस अल्फा दो या वाई मानो, बीटा मानो। चलो बीटा मानते हैं, ये भी होगा बीटा है। तो दो लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अल्फा जोड़ बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। इसके बाद क्या दिया है? दिया है पहला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। प्रश्न से पहला कोण बराबर दूसरे कोण से कितना अधिक? 18 डिग्री अधिक। पहला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो पहला कोण क्या माने हैं? अल्फा, यानी अल्फा जो है दूसरा कोण बीटा है, बीटा से 18 डिग्री अधिक। मान लो 12 10 से 2 अधिक, इसको कैसे लिखेंगे? 12 बराबर 10, 2 अधिक, अधिक का मतलब जोड़ेंगे, कम रहता तो माइनस करेंगे। तो 10 2 12 हुआ, 12 बराबर 10 से 2 अधिक, यानी 10 अधिक में जोड़ 2, 10 2 12। पहला कोण दूसरे कोण से 18 अधिक, तो दूसरा कोण है बीटा, कितना अधिक? 18, तो जोड़ 18 डिग्री। समझा? तो ये हो गया समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 में अल्फा का मान बैठा दो। लिखेंगे समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। अल्फा बराबर कितना है? बीटा प्लस 18 डिग्री। अल्फा का मान रखे प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। बीटा 2 बीटा, 18 को इधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री बराबर 100 होगा ना। इसलिए बीटा बराबर 162 डिग्री बटा 2 बराबर 81 डिग्री। बीटा का मान निकल गया 81 डिग्री बीटा का। तो अल्फा कितना होगा? तो बीटा का मान समीकरण 1 में रखो
या 2 में। मान लो 1 में ही रखेंगे, बीटा का मान निकला 18 डिग्री, तो ये 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा 81 डिग्री निकला है। 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसीलिए अल्फा बराबर माइनस 81 डिग्री, इसलिए अल्फा बराबर 99 डिग्री। तो छोटा कोण, एक कोण हो गया तुमको 81 डिग्री, दूसरा कोण बीटा हो गया 81 डिग्री, अल्फा हो गया 99 डिग्री। दोनों का योग देखो 80 होता है। समझा? ये सब बिना जान का हिसाब है। मिटाओ, आगे लिखो। चलो देखो, एक क्रिकेट टीम ने के कोच ने, क्रिकेट टीम में कोच होता है ना, 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। यानी 3800 रुपया दिया तो इसको 7 बैट, बल्लेबाजी करने वाला बल्ला, और 6 गेंद दिया, तो इसका मतलब 7 बल्ला और 6 गेंद का दाम 3800 रुपया हुआ। तो 7 बल्ले जोड़ 7 बल्ले का दाम जोड़ 6 गेंद का दाम बराबर 3800 रुपया। तो 3800 रुपया में 7 बल्ला दिया, 6 गेंद दिया, तो बल्ला का कुछ न कुछ तो दाम होगा, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं एक बल्ला का दाम x रुपया, तो 2 बल्ला का दाम x गुने 2x, 3 बल्ला का दाम 3x, तो 7 बल्ला का दाम 7x, तो बल्ला का दाम मानना होगा। तो माना कि एक बल्ला का दाम x रुपया है, एक का, इसीलिए 7 बल्ले का दाम 7 गुने x बराबर 7x रुपया है। तो 7 बल्ला का दाम हो गया 7x रुपया, है ना। तथा एक गेंद, 6 गेंद का दाम, तो एक गेंद का दाम कुछ होगा, एक गेंद का दाम बराबर y रुपया, इसीलिए 6 गेंद का दाम 6y रुपया होगा। तो 7 बल्ला का दाम जोड़ 6 गेंद का दाम बराबर 3800 रुपया। 7 बल्ला का दाम कितना? 7 बल्ला का दाम 7x रुपया, ये हो गया 7x रुपया। 6 गेंद का दाम 6y रुपया, तो जोड़ 6y रुपया बराबर 3800 रुपया, यानी 3800। ये समीकरण 1। तो पहला समीकरण हो गया 7x + 6y, यानी 7x + 6y बराबर 3800 रुपया। ये समीकरण 1। फिर देखो, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। कितना? 3 बल्ला और 5 गेंद। एक बल्ला का दाम x रुपया, तो 3 बल्ला का दाम 3x रुपया होगा। इसके बाद आ जाओ 5 गेंद, तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 5 गेंद का दाम 5y रुपया।
तो 3 बल्ला 5 गेंद, यानी 3 बल्ले का दाम और 5 गेंद का दाम प्रश्न में कितना दिया हुआ? 1750 रुपया, है ना? तो 3 बल्ला का दाम और 5 गेंद का दाम 1750 रुपया लिया। तो 3 बल्ला का दाम 3 रुपया, 5 गेंद का दाम 5 हुआ बराबर 1750 रुपया। समीकरण 2 हुआ। दूसरा समीकरण हो गया 3x हुआ है बराबर 1750 रुपया। समीकरण 2। तो 2 समीकरण निकल गया। इसके बाद भी बनाना होगा, बन जाएगा ना जी। दोनों रुपया है, कॉमन लेकर के रुपया कट जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से या लुप्तीकरण विधि से जिससे इच्छा होगा बना सकते। तो ज्यादा आप नहीं समझाना पड़ेगा। तो देखो बन जाएगा सर, छोड़ दीजिए। हटाओ, बन जाएगा। समीकरण आ गया, रावण आया। रावण को खोज कर था। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका अर्थ पहले समझो यहाँ तक का। एक नगर में यानी शहर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका अर्थ हुआ, मान लो किसी मार्केट में ये टैक्सी का स्टैंड है, समझा? ये जगह टैक्सी का स्टैंड है। अब यहाँ से किसी भी दिशा के लिए टैक्सी खुलेगी, तो ये है जो एक नियत भाड़ा फिक्स है। नियत भाड़ा का मतलब टैक्सी पर तू बैठ गया तो तुमको फिक्स हो गया, अब 5 रुपया लगेगा। अब मान लो 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपया, 2 किलोमीटर के लिए फिर 4 रुपया, 3 किलोमीटर के लिए 6 रुपया। तो मान लो बैठा तो इसका नियत चार्ज है। नियत मतलब फिक्स। बैठ गया तो अब तुमको कुछ न कुछ पैसा लगेगा और दूरी के अनुसार अलग लगेगा। मान लो बैठ गया तो नियत चार्ज इसका 5 रुपया है। प्रत्येक किलोमीटर पर जो है ये 3 रुपया ले रहा है। इसका मतलब मान लो तू ए से लेकर के बी तक, यहाँ तक तू 10 किलोमीटर की दूरी तय किया, बी पर उतरा तो नियत भाड़ा इसका 5 रुपया है। एक प्रत्येक किलोमीटर पर 3 रुपया, तो 1 किलोमीटर पर 3 रुपया, तो 10 किलोमीटर पर 30 रुपया और नियत चार्ज 5 रुपया, 35 रुपया देना होगा। इसका अर्थ ये हुआ, समझा? मान लो तू 6 किलोमीटर जाओ तो 1 किलोमीटर पर 3 रुपया, तो 6 किलोमीटर पर 6 गुने 3 18 रुपया और जोड़ नियत चार्ज 5 रुपया, 18 5 23 रुपया लगेगा। यहाँ तक अर्थ समझा? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त नियत भाड़े के अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जितना चलोगे उतना भाड़ा लगेगा। तो मान लेंगे, माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, ठीक है? तथा प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा
वाई रुपया है। समझ गया? अब कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो 10 किलोमीटर जाएगा तो इसको दो तरह का भाड़ा लगेगा। एक तो नियत भाड़ा, आप प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का वाई रुपया तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपया, 2 किलोमीटर का 2 वाई रुपया, 5 किलोमीटर का 5 वाई रुपया, है ना। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लगेगा? अब 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकालना है। तो चूंकि प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा माने हैं वाई रुपया, प्रति मतलब एक, चूंकि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना प्रति किलो वाई रुपया का भाड़ा वाई रुपया है, इसीलिए 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 गुने वाई यानी 10 का रुपया होगा। अतः 10 किलोमीटर के लिए दी जाने वाली भाड़ा बराबर नियत भाड़ा तो लगबे करेगा, नियत भाड़ा जोड़ 10 किलोमीटर चला है इसका अलग से लगेगा, नियत भाड़ा जोड़ 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा होगा। तो नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपया 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई 105 रुपया है। तो इतना हुआ। लेकिन प्रश्न से 10 किलोमीटर के लिए दी जाने वाली भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी के लिए दी जाने वाली भाड़ा 105 रुपया है। लेकिन प्रश्न से 10 किलोमीटर के लिए दी जाने वाली भाड़ा बराबर 105 रुपया है। और 10 किलोमीटर के लिए हम लोग जो निकाले हैं 10 किलोमीटर के लिए दी जाने वाली भाड़ा x प्लस 10 वाई, x प्लस 10 वाई बराबर 105 होगा। तो x प्लस 10 वाई बराबर 105 रुपया, एक समीकरण निकला। एक समीकरण निकला x प्लस 10 वाई बराबर 105 रुपया निकला ना। समीकरण 1 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। कोई 15 किलोमीटर चलेगा तो कितना देना होगा? 155 रुपया। तो क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना वाई रुपया माने थे ना, वाई रुपया है, वाई माने हैं, इसीलिए इतना 15 किलोमीटर है ना। 15 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 गुने वाई रुपया बराबर 15 वाई रुपया। लेकिन प्रश्न से 15 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर नियत भाड़ा, ये तो लगेगा ही है ना, प्लस 15 किलोमीटर चला है उसका भाड़ा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा होगा। नियत भाड़ा तो फिक्स है 100 रुपया। तो 100 रुपया जो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई, तो x प्लस 15 वाई होगा। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया देना पड़ रहा है ना।
तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155 रुपया देना पड़ रहा है। और 15 किलोमीटर के लिए हम लोग को निकला है x + y। इसका अर्थ हुआ x + 15y किसके बराबर है 155 रुपया के बराबर है। तो दूसरा समीकरण निकला। तो दूसरा समीकरण x + 15y बराबर 155 समीकरण 2। घटा दिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाओगे तो x + 10y बराबर 105, x + 15y बराबर 155। घटाने में चिन्ह बदलेगा, कट गया। ये -5y बराबर -50, इसलिए y बराबर -50 बटा -5, ये कट गया 10। 10 निकला। y का मान किसी समीकरण में बैठा दूं, y बराबर निकला है 10। 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया ले रहा है। y माने है क्या, प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया 10 रुपया है। 1 किलोमीटर के लिए y का मान किसी में बैठाओ, मान लो 1 में ही बैठाएंगे तो x + 10, y का मान 10 बराबर 105 और x + 10 100 बराबर, इसीलिए x बराबर 105 माइनस 100 बराबर 5, इसीलिए x बराबर 5। तो x बराबर निकला 5। अब देखो बैठेगा टेम्पू पर या गाड़ी पर तो 5 रुपया लगना तय है नियत भाड़ा। नियत भाड़ा 5 रुपया, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपया निकल गया। इसमें देखो एक बात और पूछता है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा 5 रुपया, प्रति किलोमीटर के लिए 10 रुपया। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा 255 रुपया देगा। तो एक व्यक्ति को कितना 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, नियत भाड़ा लगेगा, ये तो तय है। जोड़ 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना है x रुपया, x का मान 5 निकला है और 1 किलोमीटर y का मान 10, तो प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपया यानी 10 रुपया। तो 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 × 10 250 रुपया होगा। तो 250 रुपया बराबर 255 रुपया देना होगा। मिला लो आंसर, ये दोनों ये कितना होगा ही देखो। से क्या समझाता है, ये हो गया। अब अगले पार्ट में बतलाएंगे।